नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हमारे 38 से 39 वीडियो उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन सीरीज की निकली हुई हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में डिटेल वाइज वन लाइनर के माध्यम से परीक्षावाणी को खत्म करने का प्रयास किया है। अभी हम लोग इस बीच बहुत जल्द परीक्षावाणी को खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से रिलेटेड इतिहास के तीनों ही खंड को हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में खत्म करने वाले हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, वो चाहे इंडियन हो या फिर वर्ल्ड हो, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज चलाने वाले हैं। तो बहुत जल्द हम लोग इसको खत्म करने के बाद उस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ से भी जरूर जुड़ें और उस सीरीज़ से भी आप लोग जरूर जुड़ेंगे। जुड़ने से पहले, सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं एक पोस्ट किए रहूँगा यूट्यूब पे, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और सेशन का 1151वां क्वेश्चन है। 16वीं सदी में बोक्सा सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो दोस्तों, जो बोक्सा हमारी जनजाति है, ये 16वीं सदी में आकर सबसे पहले बनबसा में बसते हैं। बनबसा आपका चंपावत जनपद के अंतर्गत पड़ता है। बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों, बोक्सा जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है, ये उधम सिंह नगर जनपद में हमारी निवास करती है। दोस्तों, नैनीताल और उधम सिंह नगर के बोक्सा बहुल क्षेत्र को हमारा बुक्साड़ के नाम से जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बुक्साड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है। उसमें ऑप्शन नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों ही दिए गए थे, जिसके जो आंसर हैं वो उधम सिंह नगर और नैनीताल दोनों को माना गया था। तो आप लोग नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों को ही याद रखेंगे। देहरादून में बोक्सा को कहा जाता है। तो दोस्तों, देहरादून में जो बोक्सा है हमारे, उनको महर बोक्सा या कहीं कहीं पर इसको महल बोक्सा के रूप में भी जाना गया है। तो आप लोग दोनों ही याद नाम रखेंगे, चाहे आप महर बोक्सा या महल बोक्सा, दोनों जो बोक्साएं हैं हमारी, ये आपकी देहरादून जनपद में निवास करती हैं। बोक्सा जनजाति के स्थानीय देव हैं। तो दोस्तों, जो बोक्सा जनजाति है, इनके जो स्थानीय देव हैं उसमें साकरिया देव, खेड़ी देवी, यानी इनको अब ग्राम खेड़ी देवी के रूप में भी ये लोग जानते हैं, ज्वाल्पा देवी और होलका देवी जो आपकी हैं, ये बोक्सा जनजाति की स्थानीय देवी के रूप में जाने जाते हैं। बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी है। तो दोस्तों, बोक्सा लोगों की जो सबसे बड़ी देवी है वो चामुंडा देवी के रूप में जानी जाती है। चामुंडा देवी का जो मंदिर है ये काशीपुर में देखने को मिलता है, जो कि उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत पड़ता है। बोक्सा लोगों की भाषा है। तो दोस्तों, जो बोक्सा लोग हैं, इनकी जो भाषा है ये रजभैंसी के रूप में जानी जाती है, जो नैनीताल जनपद के आसपास बोली जाने वाली भाषाओं में से भी एक देखने को मिलती है। बोक्सो लोगों का सर्वप्रथम त्यौहार कौन सा है, या फिर बोक्सा लोगों का सर्वप्रमुख जो त्यौहार या मेला कौन सा है? तो दोस्तों, चैती त्यौहार है। ये भी उधम सिंह नगर जनपद में ही हमारा देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे किस जनजाति में जादू टोना का अधिक प्रचलन है। तो दोस्तों, जो बोक्सा जनजाति है हमारी, इसमें जादू जो टोना है उसका भी अधिक प्रचलन देखने को मिलता है। क्वेश्चन इससे पहले इस लेवल के पूछे जा चुके हैं कि किस जनजाति में जादू टोना का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो बोक्सा जाति इससे पहले आंसर आ चुकी है। बनरौत जंगल के राजा किस जनजाति को कहा जाता है? तो दोस्तों, अगर बनरौत कहें या फिर जंगल के राजा कहें, यह आपकी राजी जनजाति को कहा जाता है। राजी जनजाति आपकी सर्वाधिक है, जो आपकी पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा, किस जनजाति में पहले मूक विनिमय प्रणाली प्रचलित थी? अब दोस्तों, मूक विनिमय प्रणाली का मतलब ये है कि जो राजी जनजाति है हमारी, इसमें क्या रहता था कि जो रसोइया हैं या फिर रसोई घरों में इससे पहले जो राजी जनजाति के लोग थे, उनको जिस सामग्री की आवश्यकता होती थी उसके निशान वहाँ पर रखे जाते थे। और मूक विनिमय प्रणाली का मतलब ही यही है कि जो दूसरा परिवार होगा, यदि अगर उसके पास उस जो चीज़ उसने रखी है उसको पूरा करने की यदि अगर क्षमता है, तो वो उस चीज़ को जाकर उसके किसी ऐसी जगह पर रख देगा जहाँ से वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो इसी को मूक विनिमय प्रणाली कहा जाता था। यानी कि बोलने के बाद कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को प्राप्त ना करके एक मूक विनिमय प्रणाली, यानी कि कहने का मतलब है किसी चीज़ को रखकर उसको समझकर उस किसी दूसरे की सहायता करने को लेकर मूक विनिमय प्रणाली के रूप में एक प्रचलित प्रथा देखने को मिलती है, जो कि राजी जनजाति से संबंधित हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, जो राज्यों की हमारी बोली है उसको हमारी मुंडा के नाम से जाना जाता है। राजी जनजाति सर्वाधिक आपकी पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। बात करेंगे दोस्तों, राजी किस प्रकार के शिल्प में निपुण होते हैं? तो दोस्तों, जो राजी जनजाति है हमारी, ये काष्ठ शिल्प में निपुण देखने को मिलती है। और राज्यों के जो मुख्य देवता हैं वो कौन से हैं? तो दोस्तों,
राजी जनजाति के जो मुख्य देवता है वो बागनाथ के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोरा अट्ठावली प्रमुख त्यौहार है, तो दोस्तों ये चंपावत जनपद में हमारा मनाया जाने वाला जो त्यौहार है ये राजी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और गोरा अट्ठावली त्यौहार के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि गौरा देवी का संबंध किस जनजाति से था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। फिर देखिएगा राज्यों में सांगजांकी व पीठा संस्कार होते हैं, तो दोस्तों विवाह से पूर्व एक ऐसी सांगजांकी या फिर ऐसा एक समारोह या संस्कार देखने को मिलता है जिसमें वर पक्ष के जो लोग होते हैं वो वधु पक्ष के घर में जाते हैं। और पीठा संस्कार कहने का मतलब है कि अगर टीका लग जाता है तो टीका लगने के बाद जो शादी है वो टूटेगी नहीं, यानी कि टीका लग जाना एक शुभ अवसर उसका देखा जाता है। और बात करें तो दोस्तों सांगजांकी या फिर पीठा जो संस्कार है ये विवाह से पूर्व की एक परंपरा देखने को मिलती है जो कि राजी जनजाति के लिए प्रचलित देखने को मिलती है। कुमाऊं क्षेत्र के अभी तक भी सम्मिलित जो क्षेत्र है, केवल जनजातियों में ही ना कहें तो कुमाऊं क्षेत्र का जो संपूर्ण क्षेत्र है अभी तक वहाँ पर भी शादी से पहले जो पीठा संस्कार है या फिर बोले तो सांगजांगी जो संस्कार है अभी तक भी देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी जनजाति से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग राजी जनजाति को आंसर करेंगे। फिर देखिएगा राजी अपने आवास को कहते हैं, तो दोस्तों जो राजी जनजाति है वो अपने आवास को रौतुड़ा के नाम से भी पुकारते हैं, यहाँ जानी जाती है। रामनगर और कोटद्वार को जोड़ने वाले कंडी मार्ग की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों रामनगर से कोटद्वार को जोड़ने वाला जो कंडी मार्ग है या इसकी जो लंबाई है ये 88 किलोमीटर है। कार्बेट के जो हमारा जोन आता है कार्बेट नेशनल पार्क उसको मद्देनजर रखते हुए यानी कि उसको बाधित ना करते हुए इस कंडी मार्ग को वहाँ पर से हटाया नहीं जा रहा था, लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि जो रामनगर से लेकर कोटद्वार को जोड़ने वाला जो कंडी मार्ग है उसको खोल दिया जाएगा, जिससे कुमाऊं से गढ़वाल की जो यात्रा है उसको करने में आसानी देखने को मिलेगी। तो टोटल जो लंबाई है रामनगर से कोटद्वार तक कंडी मार्ग की तो वो आपकी 88 किलोमीटर देखने को मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करेंगे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अंदर जोड़ने वाले सीधे मार्ग कौन सा है, तो दोस्तों गढ़वाल को कुमाऊं मंडल से सीधा जोड़ने वाला जो मार्ग है वो कंडी मार्ग के रूप में जाना जाता है, जिसकी जो लंबाई है वो 88 किलोमीटर मैंने आप लोगों को बता दी है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर बात करें राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी कुल संख्या 22 देखने को मिलती है। और राज्य में सबसे लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है राज्य का वो NH7 देखने को मिलता है और सबसे जो छोटा है वो NH30 देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा निर्माणाधीन है, तो दोस्तों अंतर्राज्यीय जो बस अड्डा है वो निर्माणाधीन हमारा हल्द्वानी शहर में देखने को मिलता है। हल्द्वानी शहर हमारा नैनीताल जनपद का एक कस्बे के रूप में जाना जाता है। राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु UK से की गई थी। अच्छा UK नंबर से इनकी जो पंजीकृत है वो कब से करी जाती है, तो दोस्तों 1 नवंबर 2007 से, यानी कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। तो राज्य में जो पंजीकृत वाहन हैं उनके UK नंबर जो है वो 1 जनवरी 2007 से जारी किए गए थे। आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। अच्छा गंगोत्री के लिए कौन सा NH हमारा निकलता है, तो दोस्तों गंगोत्री के लिए हमारा NH34 जो है वो गंगोत्री को जाता है। वहीं अगर बात करेंगे राज्य में रेलवे पथ वाले जिले हैं, तो दोस्तों रेलवे पथ वाले जो जिले हैं टोटल कितने जिले हैं, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर बात करेंगे अगर कितने जिले हैं तो 5 जिले आप लोग आंसर करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो दोस्तों आपका हरिद्वार है, जिसमें सर्वाधिक रेलों वाला जो जिला रेल पथ वाला जो जिला है वो हरिद्वार के रूप में जाना जाता है। दूसरा अगर देखा तो दोस्तों देहरादून से भी हमारी रेल सेवा चलती है, पौड़ी गढ़वाल में भी है, उधम सिंह नगर में, नैनीताल और चंपावत में हमारी रेल सेवा देखने को मिलती है। अगर टोटल की अगर बात करें तो दोस्तों हमारे टोटल जो 5 जनपद है इन 5 जनों में रेल पथ जो सेवा है वो हमारी चलती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा बागेश्वर है, बागेश्वर से जो रेल सेवा है उसको भी निकालने का कार्य इस बीच किया जा रहा है, क्योंकि लाइन पास करने का जो अंतिम परिणाम था वो भी घोषित कर दिया गया है। तो इसके बाद जो बागेश्वर जनपद है वो भी इसमें हमारा सम्मिलित होने वाला है। फिर देखिएगा राज्य में प्रथम रेल पथ रामपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया था। तो दोस्तों राज्य में जो पहला रेल पथ है, अच्छा रेल ट्रैकिंग कब से शुरुआत की गई थी, तो दोस्तों 1882 में इसकी शुरुआत करी जाती है। और पहली बार जो रेल हमारी चली थी वो काठगोदाम से लेकर रामपुर के मध्य चलती है 1884 ईस्वी में। अगर बात करेंगे दोस्तों लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों जो लक्सर जंक्शन है उससे हरिद्वार को हमारा 1896 ईस्वी में जोड़ा जाता है। बात करेंगे हरिद्वार से देहरादून को कब जोड़ा गया, तो दोस्तों हरिद्वार से देहरादून को रेल के माध्यम से 1900 ईस्वी में जोड़ा जाता है। वहीं अगर बड़ी रेलवे लाइन का टर्मिनल स्टेशन है, तो दोस्तों बड़ी रेलवे लाइन का जो टर्मिनल स्टेशन है वो आपका काठगोदाम व कोटद्वार में देखने को मिलता है। यानी कि अगर बड़ी लाइनों का जो टर्मिनल है, अगर कुमाऊं का देखें तो दोस्तों काठगोदाम में, और गढ़वाल का देखें तो बड़ी लाइनों के लिए जो टर्मिनल स्टेशन है वो आपका कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलता है। तो दोनों को ही आप लोग याद रखेंगे। छोटी रेल लाइन टर्मिनल स्टेशन है, तो दोस्तों छोटी रेल टर्मिनल लाइन स्टेशन जो है हमारी ये टनकपुर में देखने
देखने को मिलती है, टनकपुर यानी कि चंपावत जनपद में देखने को मिलता है। अगर बात करें दोस्तों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का विस्तार कितने जिलों में है, ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, लेकिन आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है ये कितने जिलों में आपकी रहने वाली है, तो 5 जिलों में हमारी ये रहेगी। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों इसमें आपके कितने पुल रहेंगे, इसका भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पथ में कुल कितने पुल होंगे, तो दोस्तों इसमें कुल 16 पुल देखने को मिलेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन बन चुका है, तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। अगर बात करें राज्य में कुल कितने हवाई अड्डे हैं, तो दोस्तों आपके राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे अभी तक देखने को मिलते हैं। अच्छा, दून हवाई अड्डा है जिसको हमारा जॉलीग्रांट हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम या फिर नया नाम क्या रखा गया है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा दोस्तों, फूलबाग जो हमारा हवाई अड्डा है ये पंतनगर जनपद में देखने को मिलता है। नैनीसैनी हवाई अड्डा जो है ये पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। वहीं अगर गौचर हवाई अड्डे की बात करें तो ये आपका चमोली जनपद में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों चिन्यालीसैंण हवाई अड्डे की, तो दोस्तों ये आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। इसी का नया नाम माँ गंगा है। और अटल बिहारी वाजपेयी किसका अन्य नाम है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। राज्य में सबसे लंबा रनवे किस हवाई अड्डे का है, तो दोस्तों राज्य में सबसे लंबा जो रनवे है वो आपका पंतनगर हवाई अड्डे का है, जिसको हम फूलबाग हवाई अड्डे के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों पंतनगर हमारा नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। सबसे लंबा जो रनवे है ये आपका पंतनगर रेलवे का देखने को मिलता है, सॉरी रेलवे नहीं हवाई अड्डे का। फिर देखिएगा, प्रदेश ने पहली हेली सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए की गई थी। तो दोस्तों प्रदेश ने जो पहली हेली सेवा थी जिसको अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए आपकी यात्रा कराई गई थी, जो आपकी 16 मई 2003 को संभव हुई थी। अच्छा दोस्तों, इसमें कंपनी कौन सी थी पूछ लिया जाता है, तो पवन हंस कंपनी, इसको भी याद रखिएगा। पवन हंस कंपनी के द्वारा जो ये लाइन है या फिर जो ये यात्रा है, ये उड़ान है, इसको भरी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पवन हंस कंपनी द्वारा केदारनाथ के लिए यात्रा कब की गई थी, तो दोस्तों पहली यात्रा जो है वो 16 मई 2003 में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1187 को अगर देखें तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1939 ईस्वी में देखने को मिलती है। अगर आप लोगों से गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1941 आप लोग आंसर करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन को 2 साल बाद गढ़वाल मोटर यूनियन की लिमिटेड की स्थापना भी हो जाती है। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, तो दोस्तों राज्य की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना देखने को मिलती है, यानी कि उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना के रूप में इसको जाना जाता है। 1909 में ये जो जल विद्युत परियोजना है फिर विद्युत उत्पादन का जो कार्य है उसको प्रारंभ कर दिया जाता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे कि राज्य की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये ग्लोगी जल विद्युत परियोजना के रूप में जानी जाती है। राज्य में कितनी फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क है, तो दोस्तों राज्य में जो हमारी 12% बिजली है ये रॉयल्टी के रूप में आपकी फ्री देखने को मिलती है। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों राज्य में सबसे बड़ी अभी की जो है वो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना के रूप में जानी जाती है, यानी कि 2400 मेगावाट की ये परियोजना है। स्टार्टिंग में 600 मेगावाट की ये परियोजना का कार्य किया जा रहा था, उसके बाद रूस के साथ जब इसकी संधि होती है तो फिर इसको 2400 मेगावाट के रूप में विस्तारित किया जाता है। दोस्तों उस समय रूस के जो प्रधानमंत्री थे वो मिखाइल गोरबच्चा के रूप में जाने जाते हैं, जो कि भारत के साथ जिनकी मीटिंग भी हुई थी। तो अगर कब हुई थी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1886 ईस्वी में रूस के साथ हमारी मीटिंग रहती है, जिसके बाद 2400 मेगावाट का जो विद्युत उत्पादन या फिर 2400 मेगावाट का जो कार्य है वो टिहरी परियोजना के लिए किया जाता है। टिहरी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कब किया गया था, तो दोस्तों कब से लागू किया गया, तो दोस्तों 1978 से 1972 में टिहरी परियोजना का शुभारंभ किया गया था और 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को इसका कार्य सौंप दिया गया था। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए टीएचडीसी का गठन कब किया था, तो दोस्तों टीएचडीसी का गठन 1988 में, यानी कि 12 फरवरी, आप लोग डेट भी याद रखिएगा, 12 फरवरी या 12 अप्रैल में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग एक बार डेट कंफर्म करिएगा, 12 फरवरी है या 12 अप्रैल है, इसको जरूर याद रखिए, लेकिन 12 कंफर्मली है। तो 1988 ईस्वी में टीएचडीसी की स्थापना की जाती है। दोस्तों टिहरी बांध का डिजाइन किसने दिया था, तो दोस्तों टिहरी बांध का जो डिजाइन है वो जेम्स ब्रून के द्वारा दिया गया था। अच्छा, अगर टिहरी बांध की ऊंचाई की अगर बात करें तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। टिहरी बांध में निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों जो टिहरी बांध है उस पर जो निर्मित कृत्रिम झील है उसका जो क्षेत्रफल है वो 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। टिहरी बांध परियोजना का पहला चरण शुरू हुआ, तो दोस्तों टिहरी बांध परियोजना का जो पहला चरण है वो 2006 में शुरू होता है, जो आपका 1000 मेगावाट का देखने को मिलता है।
टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों टिहरी बांध का जो आधिकारिक नाम है वो स्वामी रामतीर्थ सागर के रूप में जाना जाता है। स्वामी रामतीर्थ दोस्तों यहाँ पर 1902 में आते हैं। बात करेंगे राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध है। तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक जल संग्रहण वाली क्षमता वाला बांध है उसको कोठार बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी कोसी नदी पर बनी हुई है। फिर देखिएगा राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों प्रस्तावित आपकी पंचेश्वर परियोजना देखने को मिल रही है, जो कि शारदा नदी पर देखने को मिलेगी। 5040 मेगावाट की जो ये परियोजना है ये देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं राज्य की सबसे बड़ी प्रस्तावित परियोजना के रूप में इसको जाना जा रहा है। बात करेंगे 12वां यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन की राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों उरेडा के पास है। उरेडा की स्थापना 2001 में की जाती है। अगर बात करें तो दोस्तों राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की जो जिम्मेदारी है वो उरेडा के पास है, और उरेडा का जो मुख्यालय है ये आपका देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम 100 क्वेश्चनों पर फिर से डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत जल्द आपका जो परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज है उसको भी खत्म करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।